हेलो दोस्तों। हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री। तो जो पुरातत्व जो विभाग है आर्कियोलॉजी, उसमें तीन काल बताए हैं, तीन एज बताई हैं इतिहास की, जो है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। यानी कि पहली जो एज है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। जो काल को उसके जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य मिले हैं, और उनकी जो घटनाएं हैं या जो उनके बहुत कम हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है। इसके बाद हम आते हैं ब्रॉन्ज एज, जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। फिर आता है आयरन एज, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास काल बोलते हैं। हिस्ट्री जो है, जो आयरन एज है, इसमें बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती हैं। वो जब आयरन हिस्ट्री है, इसकी सारी जानकारी हमारे पास हैं, इनके लगभग सभी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के भी हमारे पास उपलब्ध हैं, इनकी ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कुछ साइट हैं जिनसे हमें पता चलता है। बाकी कुछ लिखित चीज़ें, या मैं कहूँ कि उस तरीके की एक जो ग्रंथ होने चाहिए या जो एक लेख होने चाहिए, वो हमें इतने उसमें नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज, और इसको इसलिए स्टोन एज कहा जाता है क्योंकि ये जो काल है, इसमें पत्थर का इस्तेमाल करते थे। पत्थर का इस्तेमाल, उसी के हथियार बनाना, उनको इस्तेमाल करना, उन सब चीज़ों का किया जाता था, जिसे स्टोन एज मीन्स पाषाण काल जिसको बोलते हैं। इसके भी तीन हिस्से किए गए, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है वो 5 लाख BC से 10,000 तक है। मध्यपाषाण काल 9,000 से 4,000 BC है, और नवपाषाण काल है 7,000 BC से 1,000 BC तक। अर्थ जो है वो 4,000 मिलियन ईयर्स पुरानी है, ऐसा बताया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट शो 4 स्टेजेस, 4 स्टेज दिखाती हैं, और 4th स्टेज जो है उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। ये जो 4th स्टेज है, इसमें पैलेस्टोसीन एज है, जिसको आइस एज बोलते हैं, जब पृथ्वी बिल्कुल बर्फ़ थी। 2 लाख BC से 10,000 BC तक का इतिहास है। और फिर हैलोसीन बोलते हैं, जिसमें थोड़ी गर्मी हुई, 1,000 BC से बाद की चीज़ें उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पीलियोलिथिक के बारे में। पीलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल। पाषाण काल का जो प्रारंभिक जो हिस्सा है या प्रारंभिक जो काल रहा, उसकी बात करेंगे। इसके 3 हिस्से हैं, अर्ली, मिडल और अपर पीलियोलिथिक। यानी कि प्राथमिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और बाद का पुरापाषाण काल। सबसे ऊपरी अर्ली जो है 5 लाख BC से 50,000 तक है, जिसमें ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज कवर है। यानी कि ये पूरा लगभग आइस एज से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है मिडिल पीलियोलिथिक, जो 50,000 से 40,000 BC तक है, जो फ्लेक्स या नुकीले जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल होने लग गया था। पत्थरों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। अपर पीलियोलिथिक है 40,000 BC से बाद का समय, कोइंसाइड्स विद लास्ट फेज ऑफ पैलेस्टाइन। यानी कि पैलेस्टाइन जो है उसका आखिरी फेज इसको बोलते हैं, और ऐसा है। अब हम बात करते हैं अर्ली पीलियोलिथिक साइट जो हमें प्राप्त हुई हैं देश में। तो सबसे पहली साइट है सोहन वैली। सोन वैली जिसको बोल देते हैं, पंजाब में ये हमें मिली है, सोन वैली या सोहन वैली। अगला है बेलन वैली, जो यूपी में है, और बेलन एक नदी का भी नाम है। और अगली डीडवाना राजस्थान। फिर है नेवासा महाराष्ट्र, हुसगी कर्नाटक। एक पटने साइट है जो महाराष्ट्र में है, जहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही आप इम्पोर्टेंट है, इसको मान सकते हैं। पटने साइट जो है पुरापाषाण काल में, उससे हमें शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। और कुरनूल केव और भीमबेटका इसकी कुछ उदाहरण हैं, साक्ष्य हैं मतलब इनके। अब इसमें इतना ही। अब आता है अपर पीलियोलिथिक, यानी जो
पैलियोलिथिक का जो भाग है मिडिल वाला, उसमें कुछ खास जानकारी है नहीं। हम सीधी बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक साइट की, जिसकी साइट जो है इनाम गांव महाराष्ट्र, निवाड़ा महाराष्ट्र। पैलियोलिथिक जानवरों को पैलियोलिथिक जो काल है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है, इसमें जानवरों को मारते थे और इकट्ठा करते थे। और आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में ही, मतलब आग का आविष्कार हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम आते हैं मीसोलिथिक के बारे में। इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें छोटे पत्थर का इस्तेमाल होता था, इसके बारे में जान लेते हैं। साइट इसकी आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान। जानवरों को पालने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं बागोर राजस्थान से। बागोर राजस्थान जो है, यहाँ पे जानवरों को पालने के साक्ष्य हमें मिले हैं। अब हम आते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक से हमारा मतलब है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल जो है, इसमें फूड प्रोड्यूसर्स, यानी कि इन्होंने खाने की चीज़ें हैं उनका उत्पादन स्टार्ट कर दिया था। सबसे प्राचीन स्थल जो है वो मेहरगढ़ है, 7000 BC, जो बलूचिस्तान साइट है, वहाँ पर है ये। कुछ स्थल विंध्य पाकिस्तान के उत्तर में देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल 2500 ईसा पूर्व से पुराने नहीं हैं। लोग पॉलिश के लिए किए हुए पत्थर उपयोग करते थे और नॉर्थ वेस्ट कश्मीर ड्वेलिंग पिट्स, गड्ढों के घर में रहते थे। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो यहाँ पर उपलब्ध हमें नहीं मिलते हैं इन साइटों पर। इसकी कुछ साइट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बुर्जहोम है, गुफरकाल है साइट, ये कश्मीर में साइट है। घरेलू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया गया था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। चिरांड बिहार में भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। शिकार और मछली पकड़ना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। लोग झील के किनारे गड्ढों में रहते थे। उन्नूर उंटूर आंध्र प्रदेश, मस्की कर्नाटक और ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ये इसकी कुछ विशेष साइट हैं, ये हमें जानकारियाँ मिलती हैं। गुफरकाल जो है, इसको केव ऑफ पोटर बोलते हैं, यानी कुम्हार की गुफा के नाम से इसको जाना जाता है, जो श्रीनगर से 71 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है। कृषि और पशुपालन करते थे यहाँ के लोग। नियोलिथिक पीपल इन कश्मीर यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन्स, यानी कि नियोलिथिक नवपाषाण जो काल है, इसमें जो लोग थे वो किसका इस्तेमाल करते थे? हथियारों का, और जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करते थे जो हड्डियों से बने होते थे। चिरांड बिहार में भी यहाँ के साक्ष्य मिले हैं कि टूल्स ऑफ बोन्स, यानी कि जो हड्डियों के जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं। कृषि में राइस के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कोल्डी हवा यूपी में मिले हैं, यानी कि चावल का उत्पादन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। नियोलिथिक साइट तुर्की में है, जिसे कैटल ह्यूक बोलते हैं। फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी, यानी कि पहली ह्यूमन प्रोटोसिटी इसको बोला जाता है, तुर्की कैटल ह्यूक को। नियोलिथिक में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ब्लैक और रेड बर्निश्ड वेयर बर्तन मिले हैं। सिंपल पोट्री है। नियोलिथिक जो है, नवपाषाण का लोग व्यवस्थित जीवन जीते थे, गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में लोग उन्नत तरीके से रहते थे, मिट्टी के घर में रहते थे। गेहूं कपास का उत्पादन ये करने लग गए थे उस टाइम पे। अब आते हैं प्रीहिस्ट्रिक आर्ट। इसमें जो आर्ट है वो भीमबेटका में प्राप्त हुई है, जो 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल में स्थित है। रॉक पेंटिंग, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो रॉक पत्थरों पर पेंटिंग जो हमें प्राप्त हुई है वो पक्षियों की थी, जानवरों की थी और इंसानी लोगों की तस्वीरें वहाँ से हमें मिली हैं, पेंटिंग वहाँ से हमें मिली हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कैल्कोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण युग। यानी कि ये जो फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस इज कॉपर, यानी कि पहली जो धातु जो इंसानों द्वारा खोजी गई थी वो है कॉपर। कॉपर यानी तांबे को कॉपर बोला जाता है, जिसे ताम्र भी बोल देते हैं। कैल्कोलिथिक साइट्स जो हैं उसमें कुछ हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान, हम बात कर सकते हैं आहार, गिलुंड और
ईस्टर्न इंडिया में चिरांड बिहार, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। वेस्टर्न एमपी जो है उसमें मालवा, कयाथा, ईरान ये साइटें हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है उसमें जोरवे कल्चर वैसे तो ये बहुत सारी साइट हैं, जैसे जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है, चांदोली है, इनाम गांव है, नासिक है, नवदातोली है। लेकिन जोरवे कल्चर इन सभी साइटों को एक साथ मिला के जोरवे कल्चर बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ से सबसे पहले कॉपर मिला था, इन जगहों में यहाँ पे सबसे पहले कॉपर मिला था, इसलिए इसको जोरवे कल्चर बोलते हैं ये, क्योंकि एक इलाके में रह गए तो फिर उस हिसाब से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2500 से 1750 BC, ब्रॉन्ज एज हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। ये है ब्रॉन्ज एज, यानी कि ये जो ब्रॉन्ज जो होता है जिसको कांसा हम बोलते हैं, कांस्य युग, वो स्टार्ट हो गया है जो 2500 से 1750 BC तक था। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, फादर ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है जिसको उत्तर पश्चिम हिस्सा बोलते हैं भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का, वहाँ का हिस्सा जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो साइटें हैं वो सभी की हम बात इसमें करेंगे, सिर्फ भारत की नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था कि भारत पाकिस्तान अलग है ये सब चीज़ें। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग सर्वे जो है उसके जो फादर हैं उसको वो हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। ये हैं फर्स्ट साइट है हड़प्पा जो खोजी गई, डिस्कवर्ड इन 1921, 1921 में खोजी गई, और किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। और उस समय जब ये इसकी खोज हुई, खुदाई जब इसकी हुई, तो ASI के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हैं उसके DG जो थे जॉन मार्शल, इनके अंडर में खुदाई हुई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको और इन पर गौर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें हैं जैसे कुछ साइटें के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पर है। उत्तर में ऊपर जो है इसको बोलते हैं मांडा जम्मू कश्मीर, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में, और इस साइड जब हम बात करते हैं पूर्व की ओर तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में जब बात करते हैं तो सुतका गैंडोर मकरान बलूचिस्तान में इसकी साइट उपलब्ध है। टाउन प्लानिंग इसकी समझ लेते हैं। टाउन प्लानिंग किस प्रकार से है, शहरी सभ्यता, यानी कि ये जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण नहीं थी, अर्बन थी, शहरी थी। सिटाडेल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिटाडेल मीन्स होता है हायर प्लेस, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, उनके घर ऊंचाइयों पे बने रहते थे। बाकी जनता जो रहती है, लोग रहते हैं, उनके घर थोड़ी सी ऊंचाई पे बने थे, इसीलिए सिटाडेल बनाए गए हैं। और एक और है कि लोअर टाउन प्लेस, जहाँ आम जनता रहती है, तो सिटाडेल यानी जहाँ पे राजा महाराजा रह गए, और लोअर टाउन प्लेस यानी भी जहाँ पे आम जनता रह रही है। धोलावीरा है, उसको 3 भागों में डिवाइड है। ये जो शहर है ये 3 भागों में बटा मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धोलावीरा जो है साइट, ये 3, इसका जीके में क्वेश्चन आता है। थोड़े दिन पहले मैं खुद मॉक दे रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा शहर पुरातात्विक शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो धोलावीरा था। सिटी विदाउट सिटाडेल, ऐसी सिटी जहाँ पे सिटाडेल नहीं है वो है चहुद्रो, पाकिस्तान में जो है। तो ये ऐसा शहर है जिसमें सिटाडेल नहीं है, यानी कि राजा महाराजा के ऊपर स्थान नहीं, सब बराबर टाइप सी होंगे मतलब। अगला है ग्रिड सिस्टम। सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, दरवाजे सड़क के पीछे खुलते थे, यानी कि जो है इसमें शहर में तो सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री पे, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से सीधी सड़क है, उसको एक 90 डिग्री पर कोई सड़क काट रही है। घर जो हैं वो मेन सड़क पे दरवाजे नहीं खुलते थे, उससे पीछे दरवाजे खुलते थे। पक्की ईंटों के घर बने थे उस टाइम पे। ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर विशेष मौक़ों पर स्नान करते होंगे क्योंकि वहाँ पर चेंजिंग रूम भी मिले हैं स्नानागार के बगल में। अब हम बात करते हैं ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है विशाल अन्नागार है, इसमें 12 अन्नागार कतार में मिले हैं। गटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, पानी की निकासी के लिए, गंदा पानी है वो एक
मतलब पाइप के द्वारा होकर गंदगी सब बाहर जाएगी। तो वो सारी प्रणाली भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। कृषि की जब हम बात करते हैं तो बुआई नवंबर के लगभग करते होंगे वो लोग, कटाई है वो अप्रैल में। लकड़ी के हल मिले कालीबंगा से, कालीबंगा से लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जीके में क्वेश्चन जरूर बनता है। एक साथ गबरबंद वर्षा का पानी जमा करते थे, गबरबंद बोलते हैं। बलूचिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं। व्हीट की खेती करने लगे थे, बारले बनावली में इसकी खेती होती थी। राइस है वहाँ लोथल से साक्ष्य मिले हैं। कॉटन जो है, इस कॉटन को पहले सिंडोन नाम से बुलाते थे। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन की यानी पालतू की। तो प्रोटोसिवा सील यानी कि भगवान शिव की एक सील मिली है जिस पर भगवान शिव 3 सींग हैं और इनके साथ डॉग्स और कैट्स के भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये जो सील प्राप्त हुई है इसमें कुछ जानवर भी हैं, जैसे एक है कि पहला बफेलो उसमें शामिल है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और हिरण मिले हैं 2। तो ये जानवर हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये जानवर उस सील में थे तो इसका मतलब जब वो उन पे उनकी प्रतियां छपी हुई थी तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो जानवर हैं ये पाले गए हों, इन सभी की वहाँ पे खोज, मतलब ये सभी वहाँ पे जानवरों पालते होंगे, उस समय ये जानवर मौजूद होंगे। कुत्ते और बिल्ली के भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। घोड़े के सुर कोतड़ा में घोड़े की हड्डी मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि वो घोड़े के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि एक हड्डी मिली है, उसके अलावा और कोई साक्ष्य मिला नहीं। तो ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है। एक मेन जानकारी है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हड़प्पा के लोगों को मेलुहो बुलाते थे। अब हम इसकी बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की। तो ब्रॉन्ज टूल यानी कांसे के जो टूल हैं वो इस्तेमाल करते थे। आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। सील जो है स्टेटाइट की बनी है, एक तरह का सॉफ्ट पत्थर होता है, और टेराकोटा पक्का क्ले जिससे सील बनती थी। जेडिएट स्टोन हरा पत्थर मिला, हीरे जैसा कुछ होता होगा। दाऊजली हेडिंग असम से में मिला है। अब आते हैं बीड यानी मोतियों को परतते थे। सील्स मेसोपोटामिया में देखने को मिलती हैं। ट्रेड व्यापार की जब बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय का उस समय लोग इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे करेंसी नहीं थी। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। टिग्रिस यूफ्रेट्स में भी व्यापार के लिए जाते थे। मगान, दिलमुन, पर्शियन गल्फ ये दोनों जगह हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट साइट थी, यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा या मेलुहा के बीच इंटरमीडिएट साइट का काम ये करती थी, यानी दोनों है वहाँ पे व्यापार करने जाते होंगे। हड़प्पा के लोग यहाँ से जाते होंगे, मेसोपोटामिया के लोग अपने वहाँ से आते होंगे, इन साइटों पर मिलते होंगे और व्यापार का लेन देन है वो सब किया जाता होगा। सोरतुगई अफ़गानिस्तान में भी एक जगह है जो व्यापारिक जगह है उस टाइम पे मानी जाती है। अब हम आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, यानी कि जो धार्मिक किस प्रकार से वो रहते होंगे या किस प्रकार से धार्मिक चीज़ें करते होंगे। तो मंदिर वहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ एक मूर्ति मिली जो टेराकोटा से बनी थी, फीमेल गॉडेस की मूर्ति, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे धरती माता की लोग पूजा करते होंगे। इसके अलावा जानवरों की पूजा करते थे क्योंकि पत्थर की सील मिली जिस पर जानवरों की फ़ोटो थी, तो इसका मानना है कि फ़ोटो बनाकर और वो जानवरों की पूजा करते होंगे। लिंग और योनि की पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा। गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं उस टाइम पे। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था लिखा हुआ मिला है जिसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं, यानी पत्थर पर उकेर कर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको, हालांकि वो इंस्क्रिप्शन होता है यानी कि शिलालेख होता है, लेकिन वो जो कला है कि पत्थर पर लिखा जाता है उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, पिक्टोग्राफी। यूनिकॉर्न की भी प्रति छपी है पत्थर पर। यूनिकॉर्न जिसका एक घोड़े जैसा कुछ होता है और उस पर उसके सिर पर सींग होता है, एक सींग होता है, तो वो यूनिकॉर्न आपने बहुत बार फ़ोन वगैरह में टीवी में फ़ोटो उसकी देखी होगी। इसी के साथ बात करते हैं त्रिभंगा, एक मूर्ति मिली है। मोहनजोदारो आपने फिल्म देखी होगी तो वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जब आखिरी में मोहनजोदारो जो शहर है वो डूब जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत पुल टूट जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाने के बाद पूरा शहर तबाह हो जाता है, तो उसके बाद वो जब शहर तबाह होता है, घर टूटते हैं, तो उसमें एक चीज़ दिखाई देता है, सीन दिखता है कि किस प्रकार से घर टूट रहे हैं और लोग पलायन कर चुके हैं और फिर घर का सामान है वो पानी में बिखरा होता है और उसी सामान के बीच में ये त्रिभंगा मूर्ति भी हमें डूबती हुई मिलती है। त्रिभंगा यानी कि एक औरत है जो कमर झुकाए हुए खड़ी है और उसने अपने पैर पर हाथ रख रखा है।
कुछ इस तरीके की उसकी मुद्रा है। तो वो कोई डांसिंग गर्ल भी जिसको बोलते हैं, या उनकी डांस में कोई मुद्रा रही होगी। ब्रॉन्ज मेल स्टेचू मिले हैं, यानी कि मूर्तियाँ मिली हैं किसकी, ब्रॉन्ज, कांसे की बनी हुई कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। साइट की हम बात कर लेते हैं। तो साइट सबसे पहले हड़प्पा पंजाब में है ये, और रावी नदी के किनारे डॉक्टर दयाराम साहनी ने की इसकी खोज की। और इसमें क्या क्या मिले, 6 अन्नागार मिले 2 पंक्तियों में, यानी 12 अन्नागार हो गए। ताबूत में दफनाने के साक्ष्य इससे प्राप्त हुए हैं। अब आता है मोहनजोदारो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, और इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने की थी। और इंडस रिवर जो सिंध नदी है उसके किनारे पर ये मिला है। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कलश में अस्थियाँ, अन्नागार, स्नानागार, डांसिंग गर्ल स्टैचू, शिवाल सील, गोडेस अर्थ स्टैचू और बियर्ड मैन स्टैचू स्टेटाइट से बना हुआ है, वो सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बियर्ड मैन यानी कि कई बार उसको बोल देते हैं एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है, वो मूर्ति प्राप्त हुई है। अब आती है तीसरी साइड चहुद्रो, सिंध प्रांत में है ये, इंडस रिवर के बगल में है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की। अब आती है लोथल गुजरात, भोगावा नदी के किनारे, यहाँ से ये पोर्ट है, डॉकयार्ड है, डबल बरियल यहाँ से मिले हैं, यानी कि महिला पुरुष को एक साथ दफनाना। फायर फेल्टर यानी कि वेदी मिले हैं जहाँ पे हवन करते थे, यहाँ पे लोथल से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है ये साइट। हल और जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, घरों में कुएं मिले हैं, ये सब साक्ष्य यहाँ से कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। अब आता है बनवाली, हरियाणा में है ये। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम हमें नहीं मिलता है। इसी के साथ धौलावीरा की बात करते हैं तो गुजरात में मिलता है। लूणी नदी 3 पार्ट में डिवाइडेड ह्यूज वाटर सिस्टम, यानी कि बहुत ही बड़ा पानी प्रणाली सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और 3 पार्ट में बटा हुआ है धौलावीरा शहर। अगला आता है राखीगढ़ी, राजस्थान का है। घग्गर नदी के किनारे मिला है ये। टेराकोटा के खिलौने मिले हैं यहाँ से। पहिया मिला है यानी व्हील। और लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इन इंडिया, यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग या प्राचीन जो साइट साक्ष्य स्थल जो हमें मिले हैं उसमें सबसे पुरानी जो स्थल है वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में। अगला है बिराना, हरियाणा। ये भी बहुत पुरानी है। उससे पुरानी, सबसे पुरानी जो है वो बिराना हरियाणा में है, ये सबसे ज़्यादा पुरानी है। इसी के साथ एक और है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान मकरान में है। सुरकोतला, जहाँ से घोड़े की हड्डी मिली, ये स्थल हैं, ये तटीय स्थल हैं जो किनारे हैं इनके। अगला 12वां है रोपड़, पंजाब में है ये, जहाँ शव दफनाते हैं और अंडाकार गड्ढों में। तो ये सब चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अब बात करते हैं वैदिक एज की। वैदिक एज की हम बात करेंगे 1500 बीसी से 500 बीसी। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। अर्ली वैदिक यानी कि प्राचीन वैदिक, पहले का वैदिक काल जिसमें 1500 से 1000 तक, और लेटर वैदिक बाद का वैदिक काल जो 1000 से 500 बीसी तक है। आयरन हिस्ट्री, अब हम यहाँ से आयरन के बारे में इंट्रोड्यूस होंगे। आयरन इंट्रोड्यूस हेयर, यानी कि आयरन का यहाँ पे पता चला, लोहे का आविष्कार हुआ। वेद जो है वो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं, सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो है वेद। जेंडावेस्ता टेक्स्ट ईरान का, ये ईरान का एक टेक्स्ट है ग्रंथ है। जेंडावेस्टा बोला जाता है दुनिया में सबसे प्राचीन है, लेकिन वेद जो हैं उनको सबसे प्राचीन माना जाता है। हालांकि कभी आप इन चीज़ों को समझ लेना कि अगर ऑप्शन में वेद नहीं हो तो ये हो तो आप इसको टिक कर देना। जो ईरान में है जेंडावेस्ता। 4 वेद हैं। बोक्सकाई इंस्क्रिप्शन से साक्ष्य मिले पलायन के, यानी कि पलायन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बोक्सकाई इंस्क्रिप्शन से। वेद मीन्स होता है नॉलेज यानी ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों को भगवान से सुनाया था और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ही सुनाए गए। ऐसा माना जाता है कि वेद जो हैं इनकी खोज इस प्रकार से हुई होगी कि भगवान ने किसी आदमी को या किसी एक विशेष व्यक्ति को वेद का ज्ञान दिया, वेद सिखाया, और फिर उसके बाद उसके बाद लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक ये चीज़ चलती आई, और फिर उसके बाद वेद लिखित हुए या इनको लिखा गया। तो ऐसा हुआ होगा।
जैसे जनश्रुति होती है, कोई कहानी हमारे दादा ने हमको सुनाई, पिताजी को, पिताजी ने हमें सुनाई, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो उस प्रकार की चीज़ें हम बात कर रहे हैं। सब डिविजन्स ऑफ वेद, यानी कि वेद जो हैं उसके हिस्से हैं, जैसे हाइमन्स, वेद में हाइमन्स यानी भजन है। पहला जो है उसको संहिता बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइमन्स, यानी कि इसमें भजन का कलेक्शन है। दूसरा इसका जो डिवीज़न है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, सैक्रिफाइस और रिचुअल, यहाँ पे त्याग क्या बोलते हैं उसको, बलि और जो धार्मिक अनुष्ठान हो गए उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला है अरण्यक, जिसे जंगल में अनुष्ठान के इसमें जानकारी मिलती है। और उससे चौथा है आखिरी उपनिषद, जिसको भक्ति कहा जाता है। और 108 हैं उपनिषद, मुख्य उपनिषद 10 हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है कि यहाँ से वेद का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, क्योंकि वेद हो गए, उसके 4 पार्ट हो गए और चौथा पार्ट क्या है, वेदांत उसको बोलते हैं, तो वेद अंत उसका हो गया इसके साथ ही। अब आते हैं टाइप ऑफ वेद, यानी कि वेद के टाइप क्या हैं, कौन कौन से वेद हैं, कितने प्रकार के हैं। तो टाइप ऑफ वेद में जब हम बात करते हैं तो पहला है ऋग्वेद, सबसे पुराना, सबसे लंबा, सबसे पुराना और सबसे लंबा, ओल्डेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है। तो सबसे प्राचीन वेद की जब बात करें तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऋग्वेद आएगा, तो हम उसको टिक करेंगे। और सबसे लंबा अगर वेद आ गया तो वो भी ऋग्वेद आएगा, उसको हम टिक करेंगे। डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, यानी इसकी 10 बुक हैं जिसको मंडल कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद जो है वो 10 पुस्तकों में बटा हुआ है और उन 10 पुस्तकों को मंडल कहा जाता है। हालांकि हर मंडल की हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं कुछ। जैसे 3rd मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, जो माता सावित्री देवी को समर्पित है। तो अब कोई पूछे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो 3rd मंडल से लिया गया है, जो क्या है, ऋग्वेद का ही एक भाग है और सावित्री देवी को ये समर्पित है। अगला 9वां जो मंडल है, 9th, उसमें भगवान सोम का विवरण है, सोमरस जिसको बोलते हैं, उसका उल्लेख इसमें किया गया है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद का है 10th मंडल, जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, यानी कि ब्रह्मा जी से 4 वर्ण उपजे हैं। जिस प्रकार बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र ने जन्म लिया। ये 4 वर्ण हैं, इनका उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। अब आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, विश्वामित्र ने इसको कंपोज किया था। हाइमन्स हैं 1008, यानी कि इसमें जो वेद में जो सूत्र, वो भजन या उसके जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुक्त बोलते हैं उसको, वो 1008 हैं। और इसके बोलने वाले, जो पढ़ने वाले, जो सूत्रों को पढ़ने वाले जो हैं, उनको होत्री कहा जाता है, होत्री। अगला है सामवेद। सामवेद जो है, साम मतलब एक पता चल रहा है, साम यानी संगीत, तो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक पर कोई भी किताब जो लिखी गई सबसे पहले, वो सामवेद ही है। सामवेद में 2 उपनिषद हैं, छंदोक और केन। इसमें सिर्फ इतना ही है। तीसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं वेदों की, तो तीसरा वेद है यजुर्वेद। तो हमें ध्यान रखना है, पहला वेद ऋग्वेद हो गया जो सबसे पुराना है और सबसे लंबा भी है। दूसरा वेद हो गया सामवेद, जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, यानी संगीत, साम यानी संगीत से जुड़ा हुआ वेद है, वो सामवेद हो गया। यजुर्वेद है कलेक्शन ऑफ मंत्र, यजुर्वेद को बोलते हैं जो मंत्र का कलेक्शन हो गया, वो यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल, ये 2 इसमें हैं शामिल। सफ़ेद यजुर्वेद 2 पार्ट हैं, इसमें शतपथ ब्राह्मण है जो एक बड़ा ब्राह्मण है, यानी कि जो हमने बात किया वेदों के 4 सब डिवीज़न हैं, तो जिसमें अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब हैं, ब्राह्मण भी है उसमें। तो यजुर्वेद जो है, इसमें शतपथ ब्राह्मण है जो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, यानी कि जो ग्रंथ है उसमें शतपथ शामिल है और सबसे बड़ा है ये। उपनिषद इसमें है वृहदरण्यका और कठ उपनिषद, नचिकेता थम की कहानी इसमें प्रसिद्ध है, नचिकेता यम की कहानी इसमें प्रसिद्ध है। तो ये इसमें 2 उपनिषद हैं और इसमें ब्राह्मण है, 1 ब्राह्मण 2 उपनिषद। अब हम आते हैं चौथे वेद पर, सबसे आखिरी का वेद, जिसको बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद होता है मैजिकल फॉर्मूला, यानी तंत्र मंत्र की इसमें बातें की गई हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की बातें। तो उपनिषद इसमें है मंडूका और महा, ये 2 प्रकार के उपनिषद हैं।
वसुदेव कुटुंबकम जो है वो महा उपनिषद में है, महा जो उपनिषद है उससे वसुदेव कुटुंबकम उसमें से लिया गया है। दूसरा है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? हमारे जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्य, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मंडूका उपनिषद से ये लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि पृथ्वी है ये हमारी क्या है? माँ है, मतलब पूरा एक परिवार है, सॉरी माँ नहीं, पृथ्वी जो है वो पूरा परिवार है जिसमें सब लोग रहते हैं, सब प्यार से परिवार के रूप में रहें, कुछ इस प्रकार के है। तो ये लिया गया है महाउपनिषद से। अब आते हैं वेदों पर भरोसा करने वाले जो होते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। इसमें संख्या है, संख्या इस ये कपिल है, न्याय है गौतम, वैशेषिका कन्नड़, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और योगा पतंजलि। अगला है वेदांग, वेदों के अंग। तो पहला है शिक्षा, तो इसमें किसकी बात करते हैं? स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, यानी जो फोनेटिक्स जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको शिक्षा बोलते हैं। अगला है कल्प, रिचुअल जो हो गया, जो रीति रिवाज हो गए, जो अनुष्ठान हो गए उसको कल्प बोलते हैं, ये कल्प में शामिल है। अगला है व्याकरण, ग्रामर जो है, ग्रामर को बोलते हैं। निरुक्ता, निरुक्ता होता है एस्ट्रोनॉमी, सॉरी निरुक्ता नहीं, व्याकरण ग्रामर के ज्ञान हो गए। निरुक्ता होता है एटिमोलॉजी यानी वर्ड्स का जो ज्ञान हमें मिलता है शब्दों का, उसको बोलते हैं निरुक्ता। पांचवा है ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, जो भविष्य ज्योतिष की जो बातें हमें सीखने को मिलती है वो ज्योतिष में। और फिर छठा है छंद, जिसको पोएटिक मेथड बोलते हैं। पोएटिक जो कविता है या छंद हैं, ये सब चीज़ें जो सीखने को मिलती है ये हमें छंद में देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं अर्ली वैदिक एज, यानी कि ये हमने पढ़ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अर्ली वैदिक एज पर, 1500 से 1000 BC पर है ये, 1500 से 1000 BC पर है ये। ऋग्वेद है इसका सोर्स क्या है? ऋग्वेद है, टेक्स्ट, हाँ ऋग्वेद टेक्स्ट। हिमवंत है हिमालय के पास, मुंजवंत है हिंदू कुश के पास, ये सभ्यता रहती थी, ये वैदिक एज में इसका उल्लेख किया गया है। सप्त सिंधु, 7 नदियां हैं, ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सप्त नदी, 7 नदियों की, ये हरियाणा जीके में भी इसके बारे में बात की जाती है और बहुत बार इसका बात किया जाता है। कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सी जो नदी है वो सप्त नदी में शामिल नहीं है, सप्त सिंधु में शामिल नहीं है। तो इसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती ये शामिल होते हैं। या कई बार 3 ऑप्शन दे देंगे, एक खाली छोड़ देगा, उसमें क्या हमें सरस्वती करना होगा, सरस्वती होगा, या कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप फिर से एक बार याद कर लीजिए, 7 जो नदियाँ हैं, जो उनका पेयर है जोड़ा, वो कौन कौन सा है? 7 नदियाँ हैं, उसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती, ये 7 नदियाँ शामिल हैं। अब आते हैं प्राचीन नाम। तो ये जो नदियाँ हैं, जैसे इंडस जो वैली है इसको सिंधु बोलते हैं, झेलम है इसका प्राचीन नाम वितास्ता, तो इंडस जो है उसको सिंधु, झेलम का जो नाम है वो वितास्ता है। चिनाब नदी जो है उसका नाम प्राचीन नाम अस्किनी है। रावी नदी है उसका प्राचीन नाम पुरुषनी है। ब्यास नदी है उसका नाम विपाशा है। और सतलुज नदी है उसका नाम सुतुद्री है। और सरस्वती नदी है उसका नाम सरस्वती ही है, पहले भी यही था और अब भी यही है। अब आते हैं 10 राजन युद्ध, यानी कि 10 राजन युद्ध हुआ भरत कबीले वर्सेस 7 राजाओं के समूह के रूप में हुआ। सुदास भरत कबीले का लीडर था और रावी पुरुषनी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी है 4 वर्ण है, नॉट हेरेडिटरी बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है ये आनुवांशिकता से नहीं है बल्कि उसके काम पर है कि भाई अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, अगर रक्षा करने का काम कर रहा है, युद्ध करने का काम करता है तो क्षत्रिय बोला जाएगा, वो चाहे किसी के संतान हो कैसा ही हो। तो इस प्रकार से ये सिर्फ प्रोफेशन के हिसाब से बताया गया है, हेरिडिटरी के हिसाब से नहीं बताया गया। पहले के टाइम पे ऐसा जब ये स्टार्ट हुआ होगा तब किया गया होगा और बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको अपना एक हेरिडिटरी बना दिया, प्रोफेशन इसको ख़त्म कर दिया कि भाई
ब्राह्मण के घर में पैदा होगा उसको ब्राह्मण बोला जाएगा, क्षत्रिय घर में जो क्षत्रिय बोल जाए, काम चाहे वो कुछ भी करे, आज ऐसा चलता है। नो चाइल्ड मैरिज, यानी कि उस टाइम पे क्या नहीं करते थे, चाइल्ड मैरिज नहीं करते थे। नियोग, पति के मर जाने पर महिला अपने देवर से शादी करे, इसको नियोग बोलते थे। पितृत्व समाज था, उस टाइम पे पितृत्व समाज था, यानी कि पिता से या पुरुष समाज हम बात कर सकते हैं। काऊ यानी गाय को पवित्र माना जाता था उस समय में। जिसके पास ज़्यादा गाय वह सबसे अमीर, ये प्रतीक माना जाता था अमीर का, कि जिसके पास ज़्यादा गाय होंगी वो सबसे अमीर होगा। जिस प्रकार में कृष्ण भगवान की जब बात सुनते हैं तो बताते हैं कि जो कृष्ण भगवान के पिताजी हैं नंद, उनके पास 1 लाख गायें हैं, यानी कि वो फिर सबसे बड़े क्या हो गए, व्यक्ति हो गए या अमीर व्यक्ति हो गए। तो उस टाइम से मतलब ये सब चीज़ें थी कि भाई जिसके पास ज़्यादा गाय वो सब ज़्यादा अमीर। गायों को लेकर युद्ध करते थे जिसे गवेष्टि बोलते थे, यानी गायों को लेकर युद्ध कर लेते थे उसको गवेष्टि बोलते थे। यानी कि उसके पास मान लो 1 लाख गाय हैं, किसी के पास 2 लाख होंगे तो युद्ध कर लेंगे, तो वो फिर उसकी गाय अपने पास रख लेगा, तो उसको गवेष्टि, वो युद्ध जो होता है गायों को लेकर उसको गवेष्टि बोलते थे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी विशेष है ये। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम होता है राजा सिस्टम, यानी कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा। सेनानी जो होता है उसको आर्मी चीफ बोलते हैं। ग्रामीण होता है उसको विलेज हेड। पुरोहित जो होता है धर्मगुरु टाइप्स, यानी कि जो धर्मगुरु पुरोहित उस टाइम होते होंगे जो राजा को धर्म की बातें बताते होंगे। असेंबली जिसको सभा समिति या विदट बोलते थे, जैसे आज का मंत्रिमंडल है वो उस टाइम का असेंबली था जिसको सभा समिति या विदट बोलते थे। आपने बाहुबली में डायलॉग सुना होगा कि जिसमें बोलता है कि आज हम अभी सभा करेंगे और फिर वहीं दूसरे राजा का निर्णय किया जाएगा, कुछ इस प्रकार चीज़ें हैं, तो वो सब होता था। हाँ, तो सभा होती थी, सभा बोलते थे जिसमें सभी लोग, बड़े लोग और पुरोहित बैठते थे। समिति होती थी जिसमें आम जनता की बैठक कर ली और उनके फैसले वैसे बता दिए। विदट होती थी धार्मिक बैठक, जिसको धर्म से जुड़ी कोई बैठक होती है इसको विदट बोलते थे। अब आते हैं रिलीजन से। वर्शिप्ड नेचर, जो रिलीजन है धार्मिक। इंद्र की पूजा बारिश के लिए की जाती थी उस टाइम पे। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे, यानी किले तोड़ने वाला। पुरंदर मतलब किले तोड़ने वाला। आग की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। रुद्र यानी जानवरों के भगवान। अदिति की पूजा सूर्य भगवान की माँ, इन सब की पूजा उस टाइम पे लोग करते थे और धार्मिक मतलब इनको मानते थे। ये सब चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। अब हम बात कहते हैं पोट्री की। पोट्री यानी बर्तन हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये है ऑक्री ये है, 1 मिनट रुकिए। ऑक्रे कलर्ड पोट्री उस टाइम होती थी। काला भोर लाल रंग की मिट्टी के बर्तन होते थे, यानी कि काला भोर लाल, काला भी है और काला भी और लाल, तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बने होते थे। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक की बात कर ली, अब करेंगे लेटर वैदिक काल 1000 से 500 BC। कुरु जनजाति वहाँ पर रहती थी। जन कबीला या लोग पद पैर, जहाँ कबीलों के पैर पड़े वह जगह उनकी हुई जिसे जनपद कहा जाता था, यानी कि जहाँ लोग रह लिए जिनके पैर वहाँ पड़ गए तो उनका कबीला वहीं रहने लग गए और उसको क्या बोलते थे, जनपद बोलने लगे थे। कुरु से बना कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है वो कुरु से बना है। कौरव पांडव महा के कबीले के लोग थे, यानी महा नहीं यहाँ, तो कौरव पांडव जो थे कुरु के कबीले के लोग थे, कुरु में रहते थे कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो वहीं के वो लोग थे, वहीं पे वो रहते थे, वहाँ कबीले के लोग थे वो। महाभारत का युद्ध 950 BC के आसपास हुआ था। चौथी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, तो 950 BC के आसपास। चौथी शताब्दी में महाभारत लिखी गई थी। महाभारत कब लिखी गई, चौथी शताब्दी में लिखी गई थी। कौशल और विदेह तक लोग रहने लगे थे और यह फैलाव घोड़ों की वजह से पलायन संभव हुआ। यह घोड़ों की वजह से किस प्रकार संभव हुआ, घोड़े थे तो घोड़े पे बैठकर दूर चले गए और वहाँ पे रहने लग गए। घोड़े नहीं होंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे पैदल, तो जहाँ जगह मिलेगी वहीं रह लेंगे। तो वो सब चीज़ें साधनों से संभव हो पाता है। आयरन को पहले कृष्ण श्याम आया लिखा पाया है।
आयरन को पहले कृष्ण श्याम, यानी आयरन को कृष्ण श्याम आया लिखा पाया है। इस प्रकार की चीज़ें हमें मिली हैं। अब है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सबसे अच्छा सस्ता साधन जो है जीवन यापन का, और वो है एग्रीकल्चर, खेती करते थे। राइस को व्रही लिखते थे, यानी कि चावल जो है उसको व्रही लिखते थे, व्रही। खेती राजा भी करते थे, राजा जनक सीता के पिता भी खेती करते थे, यानी कि उस टाइम की जब बात कर रहे हैं तब अर्ली लेटर वैदिक में तो राजा भी खेती करते थे। और एक कहानी भी है कि जो जनक हैं उनको सीता माता कैसे मिली, तो वो खेत में हल चलवा रहे थे या खुद चला रहे थे, और हल के बीच में कुछ अड़चन आई, तब उन्होंने खोद के देखा तो वहाँ पे एक बक्से में क्या मिली, माता सीता प्राप्त हुई, यानी धरती से वो निकली थी, ऐसा माना जाता है। ऐसी कहानी है। अब है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक उस समय कैसी थी। सभा और समिति भी होती थी इस काल में। विदट यानी धार्मिक सभा जो होती है उसको विदट बोलते थे, ख़त्म हो चुकी थी, यानी विदट इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी, बाद तक आते आते, पहले थी बाद में ख़त्म हो गई। वुमेन नॉट अलाउड टू सभा, यानी कि सभा जब होती थी बड़े लोग बैठते थे, राजा महाराजा बैठते थे, तब वुमेन जो महिलाएं थी उनको आने की कोई अनुमति नहीं थी। और किंग जो है वॉलंटरी ऑफरिंग बलि जो देते थे वो। इसके साथ सोसाइटी है वर्ण सिस्टम। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम जो होता है वो है लेटर वैदिक एज में वर्ण प्रणाली खराब हो गई थी। ब्राह्मणों को कम सज़ा, शूद्रों को ज़्यादा सज़ा, यानी कि जब स्टार्ट किया गया था तो काम के हिसाब के स्टार्ट किया गया था कि ब्राह्मण यानी पढ़ाने का काम करेगा वो ब्राह्मण होगा, रक्षा करने का काम करेगा क्षत्रिय होगा, व्यापार करेगा वो शूद्र होगा, और बाकी जो काम करेगा जैसे मजदूरी का काम हो गया और कोई ऐसे काम हो गए वो शूद्र करेंगे। तो शूद्र नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्षत्रिय, हाँ शूद्र, सॉरी, हाँ शूद्र ही करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, इस टाइप से रहा। लेकिन ये प्रणाली बाद में ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को तो कम सज़ा देने लगे। ब्राह्मण ने कोई गलत काम कर दिया तो उनको कम सज़ा, और दूसरे जो वर्ण हैं उन जैसे शूद्रों ने कम, कोई भी मान लो ब्राह्मण के बराबर ही अगर कुछ गलत काम किया तो उसको फिर ज़्यादा सज़ा मिलती थी। तो ये व्यवस्था थोड़ी ख़राब होने लगी। गोत्र का अर्थ होता है गाय, जहाँ गाय ज़्यादा गाय एक साथ बांधी जाती है उसको बोलते हैं गोत्र बोलते हैं। तो गॉड्स है इंद्र भगवान, इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी, यानी लेटर वेद, अर्ली वेद में तो इंद्र भगवान की पूजा करते थे बारिश के लिए, लेकिन बाद में क्या है उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म। पोट्री है ग्रे कलर्ड पोट्री, स्लेटी रंग का। गंधर्व विवाह होता था, लव मैरिज जिसको बोलते थे, वो उस टाइम पे होना शुरू हो गई थी। कोई लव मैरिज कोई भी कर सकता है, जिसको जिससे प्रेम हुआ वो क्या कर लेगा, लव मैरिज करेगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली जो वीडियो है वो हम बाद में आपको बता देंगे। धन्यवाद।